हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम युगंध कुमार है। टॉपर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है, पीएससी वाला टीम ने एक टॉपर सीरीज स्टार्ट की है, जिसका मकसद है कि टॉपर्स की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम से हमें सीखना है। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज के जो टॉपर्स हैं हमारे साथ दीपा भाटी मैम हैं, जो एक खुद में बहुत बड़ी सक्सेस पाई है मैम ने। होता क्या है कि जो भी टॉपर्स हैं, आपने देखा होगा, टॉपर्स की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत इंस्पायर्ड करेंगे। मैम क्या है कि मैम का जो सिलेक्शन एज ए जीआईसी प्रिंसिपल हुआ है, और मैम एक मैरिड है जिनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों को मैनेज करना, उसके साथ पढ़ाई करना एक खुद में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं मैम से, रूबरू होते हैं। मैम, पीसीएससी वाला टीम आपका तहे दिल से स्वागत करती है। तो मैम, आज हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बहुत कुछ आपसे सीखेंगे जी। तो पहला क्वेश्चन मैम ये है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे आप देखेंगे कि इस पीसीएस का जो एग्ज़ाम है एक तरह से तपस्या है जी। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी मैम कि आप पहले से मैरिड लाइफ हैं और फिर आपके 3 बच्चे भी हैं, उनको मैनेज करना। और कहते हैं ना, बहुत से सिंगल्स हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है। तो आपने 3 बच्चों को मैनेज करना, उसके साथ पढ़ाई करना कैसे किया? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पैशनेट हैं किसी भी चीज़ के लिए, आपके अंदर एक जुनून है कि मुझे ये अचीव करना है और मुझे तो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, तो फिर आपके सामने जितनी भी बाधाएं आएंगी, हर्डल्स आएंगे, तो आप सबसे ओवरकम कर जाएंगे। आपको कोई भी तकलीफ, प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत, आपके बच्चे होंगे, फैमिली, हस्बैंड्स, आपको सबकी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन मीनवाइल अगर आपने सोच रखा है कि मुझे क्लियर करना है तो आप कर पाएंगे। ओके मैम, चलिए बढ़िया। दूसरा मैम, होता क्या है कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के बारे में मैक्सिमम लोगों को क्या पता रहता है कि इस एग्ज़ाम से एसडीएम बनते हैं या डिप्टी कलेक्टर बनते हैं या फिर डीवाईएसपी बनते हैं या बीडीओ बनते हैं या फिर आप जैसे पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया या डिप्टी जेलर हो गया, बस इतनी पोस्ट का पता रहता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में और भी बहुत सी पोस्ट होती हैं, स्पेशलाइज पोस्ट होती हैं। थोड़ा उसके बारे में नॉलेज दीजिए जिससे हमारे एस्पिरेंट्स को पता चले कि मैं भी ये अधिकारी बन सकता हूँ। एक्चुअली सर, इसमें हर बार जैसे अब हम देखते आ रहे हैं कि 500 के करीब पोस्ट निकलती हैं, 500, 600, अब हर साल कम होती जा रही हैं, वो अलग बात है, वो सरकार की ज़रूरतों के हिसाब से है। तो हमारे यहाँ कुछ पोस्ट होती है, स्पेशलाइज पोस्ट होती हैं, जैसे कि यूपीएससी में कैडर डिफाइंड होता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे विधि अधिकारी की पोस्ट होती है जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं। कुछ बच्चों के पास, जिनके पास ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र होता है, उन्हें समाज कल्याण विभाग की पोस्ट मिलती है। जिनके पास बीएड होता है उनको बीएसए, इस तरीके से आपको अलग अलग पोस्ट होती हैं। डाइट लेक्चरर होती है। अब जैसे हमारे यहाँ ये जीआईसी की पोस्ट निकली है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें प्रिंसिपल के लिए आपके लिए आप सीनियर डाइट लेक्चरर, आप उप सचिव की पोस्ट, एडीआईओएस पोस्ट, इसके लिए आप सेलेक्टेड हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नीड आपको पोस्टिंग दी जाती हैं। फिर जैसे मैम, मुझे एक पता चला, जैसे लॉ कोई ग्रेजुएट है उसके लिए एक स्पेशलाइज पोस्ट होती है, सोशियोलॉजी से भी कुछ स्पेशलाइज पोस्ट होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्पेशलाइज पोस्ट का हमें नॉलेज है तो हम एक कहते हैं उसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है, हम उसमें अच्छे से जॉब पा सकते हैं। जिन लोगों को इसकी नॉलेज होती है वो इसका फायदा उठा लेते हैं। वो बच्चे मीनवाइल जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, ताकि उनको अगर प्रिपरेशन करनी है, उन्हें विधि अधिकारी बनना है या फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनना है, तो उन सब पोस्ट में आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। मतलब इजीली तो मैं नहीं कहूँगी, आपको मेहनत तो देखिए हर चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, ये तो एक तपस्या है जैसा कि आपने कहा। इसमें वो तो है कि किसी भी आप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है मैम। दूसरा मैम क्या है कि इस एग्ज़ाम के लिए राइट टाइम क्या लगता है आपको कि इस टाइम को मुझे इस समय स्टार्ट करना है? जैसे बहुत से लोग होते हैं जो एग्ज़ाम जैसे कॉलेज में होते हैं तो बोलते हैं कि कॉलेज में स्टार्ट करना चाहिए या जॉब करने के बाद स्टार्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि इंसान अगर जितनी जल्दी स्टार्ट करे उतना अच्छा है, सर्विसेज में जल्दी आ जाएगा, उसको ज़्यादा प्रमोशंस के चांसेस मिलेंगे। आप ग्रेजुएशन के दौरान ही आप ये डिसाइड कर लें। आप ग्रेजुएशन क्यों कहूँ, मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे 11th 12th में अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली चूज़ करें कि उन्हें आगे जाके करना क्या है। जैसे हम बच्चों का पहले डिसाइड करते थे कि इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, सब्जेक्ट हम डिसाइड करते थे, तो सेम वे अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ग्रेजुएशन अपने उन सब्जेक्ट्स को लेके कर सकते हैं। और फिर आपको जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिसमें मेरा चयन हुआ है, इस पोस्ट के लिए आपको बीएड आप करके कर सकते हैं,
क्योंकि हम जितने जल्दी स्टार्ट करते हैं तो हमारी रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है, लर्निंग स्किल्स, क्योंकि इंसान जितना उम्र के साथ थकता है, नो डाउट। लेकिन ये भी एक स्टीरियोटाइप है। मैं कहती हूँ कि इंसान अगर चाहे तो कब कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही देखिए, उन्होंने एट द एज ऑफ 29 उन्होंने इंजीनियरिंग की, और हमारे यहाँ ये एक अप्रोप्रिएट एज नहीं कही जा सकती जनरली लोग इस टाइम। तो आप जब चाहें कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं, जब आपको एज इज motivation जस्ट अ नंबर, ये कह सकते हैं। ओके मैम। दूसरा मैम, किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट इज ए क्रूशियल पॉइंट। तो इस एग्जाम के लिए आपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया, थोड़ा आप बताएंगे? हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट का कोई फॉर्मूला बता दीजिए, आप थोड़ा बताएंगे तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का एक ये है कि बच्चों को अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सबसे पहले जब भी आप डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रिपरेशन करनी है या मुझे ये एक पर्टिकुलर बुक पढ़नी है, मैं तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मुझे एक ये किताब है, इसमें 300 पन्ने हैं और मुझे इसे ख़त्म करना है। तो अगर हम ये डिसाइड करें, हम डे के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। एक टाइम टेबल हमारा वीकली होना चाहिए और एक हमारा मंथली होना चाहिए। हम उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें करें कि हमने इतने टाइम में ये चीज़ अचीव कर लेनी है, इसको पढ़ लेना है। और अपने गोल्स जो है ना, वो ऐसे रखें जो फिजिबल हों। ये नहीं कि अनअचीवेबल गोल हैं कि आज हम 18 घंटे पढ़ लेंगे, दूसरे दिन हम 14 घंटे और तीसरे दिन टाय फिस। तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ें वो करिए और कंसिस्टेंटली काम कीजिए। ये तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी जरूरी है इस एग्जाम के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए एवरेज उनका बहुत गंदा जाता है। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी से हमें पढ़ाई करना है। दूसरा मैम क्या होता है कि बुक्स के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ना है। कोई आपने देखा होगा कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए 4 से 5 किताब कलेक्ट कर लेते हैं। तो बुक लिस्ट कहते हैं ना, बुक को एक रिसोर्सेज को लिमिटेड करना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर। तो आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं, थोड़ा नाम बताइए। सर, जैसे कि बुक लिस्ट एक बहुत लिमिटेड है, 8 से 10 किताबें हैं। हमें बेसिक्स के लिए हमें NCERT स्टार्ट करके NCERT से हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। 6 से 12 तक की NCERT जिसमें हैं, उनको करने के पश्चात हम जो है स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे, जिसमें कि हिस्ट्री में आपकी स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है, और हिस्ट्री की NCERT बहुत अच्छी हैं। आप इन किताबों से आप तैयारी करेंगे। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है, सबको पता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रोज नया नित्य नया मटेरियल की तरफ भागते हैं। एक मटेरियल को पकड़ो, मल्टीपल टाइम्स करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। स्पेक्ट्रम को पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स अपने लिए तैयार करो, क्योंकि एग्जाम में हम वो किताब को तो नहीं पढ़ सकते, हम तो वही पढ़ सकते हैं ना कि जो हम एकदम जल्दी से हम रिवाइज कर लें। तो बस ये कहूँगी कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए स्पेक्ट्रम, इसके लिए बाकी शंकर IAS है, इन्वायरमेंट के लिए नितिन सिंघानिया है, आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो एक लिमिटेड बुक लिस्ट है हमारी, कोई ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक मैंने ये स्टेट सर्विसेज है, उसमें हमारे यहाँ घटना चक्र है। घटना चक्र को आप कर सकते हैं। घटना चक्र के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा एग्जाम का। चलिए, बढ़िया बात। मैम, होता क्या है कि आपको भी पता होगा, आपको हो सकता है आपके एग्जाम्पल में आपके दोस्त भी हों। जैसे मेरा 2020 में मैंने UPSC दिया था, मेरा CSET नहीं निकला और मैंने GS का एग्जाम निकाल लिया। तो GS में लोग टफ रहता है, जैसे नहीं, लेकिन क्या है कि UPPCS में इतना टफ नहीं होता है CSET। लेकिन ऐसा भी है कि मैंने ग्रुप में देखा है टेलीग्राम में, कुछ लोग रोते रहते हैं कि मेरा CSET अटक गया है, निकल नहीं रहा है। तो CSET के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि CSET को भी टाइम देना चाहिए, आपको क्या लगता है मैम? जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले क्या था कि CSET जो हमारे यहाँ है वो क्वालिफाइंग है, वो मेरिट डिसाइड नहीं कर सकता, उसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन CSET अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, CSET का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो CSET में हमारे यहाँ हिंदी आती है, इंग्लिश आता है, बाकी कुछ मेंटल एबिलिटी के मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं। तो बच्चों को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इसको अंडर एस्टिमेट करें। CSET के लिए सिंपल चीज़ है कि प्रैक्टिस करनी है। जो आपका बेसिक मैथ्स है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और CSET के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप UPPCS में इंग्लिश का भी कुछ पोर्शन आता है, उसको सर इंग्लिश, हिंदी और आपने कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कर लिए तो आप मोर देन 30, आई थिंक कि 50 आराम से। क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स कभी कोई सब्जेक्ट नहीं ना, मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आती हूँ, लेकिन हाँ उससे आराम से मैं 60 स्कोर कर लेती हूँ। ओके, आप बताइए, आप हिंदी और इंग्लिश को कवर कर लेते तो आपका CSET निकल जाएगा। मैथ के लिए तो जैसे मैंने देखा मैम, स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मैथ्स के टफ क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन के जो काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं, कि जजमेंट मेकिंग वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफ़ी आ रहे हैं इस बार, पिछले 2-3 गत वर्षों से जो हम देख रहे हैं वो। ओके मैम,
और जैसे मैम प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा स्टेज है, जैसे इस एग्जाम को निकालने के लिए 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और एक भी स्टेज पर आप अटक गए फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और प्रीलिम्स के लिए आपने देखा है कि 14 मई को हमारा प्रीलिम्स फिर से होने वाला है, और हमारे पास कितना टाइम बचा, लगभग 40-45 डेज बचे हैं। इस 45 डेज में क्या स्ट्रेटेजी हमारे एस्पिरेंट्स की होनी चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी मैम? देखिए, जो बच्चे, क्योंकि तैयारी अब 40-45 डेज़ के लिए ही आपको बताऊंगी कि हम लोगों को तैयारी ना करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आपने करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत किया तो आप एग्ज़ाम खो देंगे, आप रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 30-40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। ओके मैम। और इसके लिए आप घटना सार आपकी है, और एक समय सामयिकी आती है घटना चक्र की, ये मैगजीन्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ फिजिक्स वाला इसमें बैठे हुए हैं, तो इनका भी आप ऑनलाइन किसी भी उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए। यस मैम। दूसरा क्या मैम, कि जैसे प्रीलिम्स क्या है कि एक भीड़ में से आपको अलग कर देता है, छांट देता है कि आपने 6 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें से 10 से 12 हज़ार लोग सेलेक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल। 10 से 12 हज़ार फिर क्या करते हैं, मेंस देते हैं, और उसी के आधार पर आपकी क्या होती है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। कहते हैं मेंस ही आपकी फाइनल लिस्ट में नाम लेके आता है, आपका जितना अच्छा मेंस होगा उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी। तो मेंस के लिए क्या होता है कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग पढ़ाई करते रहते हैं प्रीलिम्स, और मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता रहता कि आपका जो फाइनल लिस्ट में नाम आएगा वो मेंस के ही बेसिस पर आएगा। तो मेंस के लिए आपकी कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, थोड़ा मैम उसको बताएंगे आप? अच्छे से बता दीजिए कि हमारे एस्पिरेंट बहुत पूछते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन हम लिखना स्टार्ट करें। और जैसा आपने देखा हो कि जब लोग पहली बार प्रैक्टिस करते हैं मेंस की, तो ये क्वेश्चंस लिखने में कितना टाइम लगाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा आप इसको अच्छे से गाइड कीजिए मैम। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि अभी ऑप्शनल तो हमने रिमूव कर दिया है उत्तर प्रदेश में, तो 4 पेपर जो होते हैं, GS 1, 2, 3, 4, तो इसमें हमें क्या करना है कि हर पेपर का PYQs के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन वो हिस्ट्री में पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी में पूछ रहे हैं। अगर आप 3 साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो उसके क्वेश्चन किस डायरेक्शन में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप स्टैंडर्ड किताबें आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी हैं। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे कि हम हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाते हैं, आर्किटेक्चर के ऊपर कोई टॉपिक उठाते हैं, जैसे हर बार ये एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, एंशिएंट पीरियड की, तो हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर, कोई भी टॉपिक के ऊपर हम एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में। कोई भी क्वेश्चन रेडी करना है, आप वो अपने फ्लो चार्ट रेडी रखिए कि क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं एक क्वेश्चन के आंसर के। और मेरा मानना है जितनी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, हो सकता है आपसे 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट एक बार में ना लगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, शुरू में आप 5 क्वेश्चंस को एक साथ करके 5-5 क्वेश्चन के करिए और देखिए कि आपकी स्पीड कितनी है। और जितना आप क्वेश्चन में फ्लो चार्ट्स बनाएंगे तो उतना आपको लिखना कम पड़ेगा। हर क्वेश्चन में मैं मानती हूँ कि आप जानते हैं सर कि फ्लो चार्ट बन भी नहीं सकते, लेकिन आप जितने क्वेश्चंस में ज़्यादा कर पाएंगे फ्लो चार्ट का यूज़, तो आपको लिखना कम पड़ेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये तो है मैम। आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस देखिए किसी भी टॉपर की, वो यही बताते हैं कि आपको एक्स्ट्रा इसमें एग्जाम में लेना है या एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, तो आपको डायग्राम्स, ग्राफ्स ये तो बनाना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं होता कि उस एग्जाम में जब जाते हैं उस 3 घंटे में हम सोच लेंगे, नहीं, उसके लिए हमें पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो हम सभी एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहते हैं, आप ग्राफ या डायग्राम तभी बना पाएंगे जब हम आज प्रैक्टिस करेंगे। जी बिल्कुल। तो प्रैक्टिस आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। आप डायग्राम्स, एक क्वेश्चन लो, उस पर डायग्राम बनाने की सोचिए। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके मैम। दूसरा मैम क्या है कि इस एग्जाम का जो लास्ट स्टेज है वो इंटरव्यू है, और इसमें क्या है, यूपीपीसीएस में जो इंटरव्यू का जो मार्क्स है 100 मार्क्स है, और 100 मार्क्स बहुत बहुत बड़े मार्क्स हैं। कहते हैं 100 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक मार्क्स से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो 100 मार्क्स को हम कैसे सही से, कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम पा सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैम? आपने कैसे तैयारी की इस इंटरव्यू के लिए? देखिए, इंटरव्यू की अलग से कोई तैयारी नहीं की जाती। इंटरव्यू की तैयारी आपकी जो आप प्री और मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मीनवाइल आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ हो रही है। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है कि वहाँ पे, क्योंकि वो आपका नॉलेज चेक कर चुके हैं, प्री और मेंस में ये देख चुके हैं कि बच्चे के अंदर टैलेंट है, तभी वो इंटरव्यू तक आया है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि आप एक डिफ़िकल्ट कंडीशंस में आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, आपके जॉब एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड,
और आपका ऑप्शनल, पहले ऑप्शनल से भी रिलेटेड क्वेश्चन हुए थे, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं करंट अफेयर के होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपसे जान के क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से कि आप कैसा जजमेंट ले पाएंगे अगर आप इस पोजीशन पे, हम आपको एज अपॉइंट करते हैं एसडीएम, या आप एजुकेशन ऑफिसर हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं। जैसे कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, आप अपने स्कूल में किस तरीके से मैनेज करेंगी टीचर्स को, किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करेंगी। अब जैसे बीइंग मैं एक हाउसवाइफ थी और उस टाइम पे, और मैं एक मदर थी, तो मेरे से पूछा गया कि एक वुमेन होने के नाते माँ का ज़्यादा रोल है एजुकेशन में बच्चे की, या फिर स्कूल को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे, हर एक का इंटरव्यू का जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चंस का, वो थोड़ा अलग अलग होता है। इस डायरेक्शन हाँ, वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। वो हर पर्सन का अलग रहता है कि किसी के इंटरव्यू देख के ये ना करे कि वही क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया, ऐसा नहीं रहता है। आपकी लाइफ अलग है, दूसरे से अलग है। अब जैसे सर और मेरा सेम ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी का, और एंथ्रोपोलॉजी के और भी बच्चे थे, लेकिन कोई भी हमारा क्वेश्चन क्लैश नहीं हुआ। यस मैम, बिल्कुल डिफरेंट था। तो वही कि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी लाइफ अलग है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपनी लाइफ को आप प्रिपेयर करो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या सीखा है, सब वही क्वेश्चन। तो बेसिक, इतना टफ नहीं होता है और बहुत अच्छा माहौल रहता है। और बहुत काम हो की बात करिए, जैसे मेरा इंटरव्यू था आर्यन त्रिपाठी जी के यहाँ, द सेम वे आई एम सिटिंग हियर, आई वाज सिटिंग इन द माई इंटरव्यू, और मुझे ऐसा फील, वो बहुत एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बनाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनके जो आपको सही लगता है आप उस टाइम वो जवाब दीजिए। बहुत अच्छा माहौल रहता है, डरने की बात नहीं है, बस हमें जाके कॉन्फिडेंस होकर इंटरव्यू देना है। दूसरा मैम क्या है कि जैसे आपको पता है कि फिजिक्स वाला का जो मकसद है कि एक एजुकेशन में जो रिवोल्यूशन आया है वो तब आया है कि इस शिक्षा को ग्रामीण परिवेश तक पहुंचाना है जी। और आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यू को मैक्सिमम लोग वही है, गांव के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले इनके पास एजुकेशन का इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, या तो वो पैसे के कारण थी या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा रिवोल्यूशन आ रहा है और गाँव के बच्चे अब एग्जाम निकाल भी रहे हैं। तो मैम क्या होता है, ग्रामीण परिवेश के लिए एक डायरेक्शन मिलना, एक गाइड मिलना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। तो जो हमारे ग्रामीण एस्पिरेंट्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको मैम आप क्या सजेशन देना चाहती हैं इस एग्जाम के लिए? देखिए, ये पहले एक मिथ था लोगों के दिलो दिमाग में, ये चीज़ें थी कि हम मुखर्जी नगर जाएंगे या हम बड़े शहरों में जाएंगे जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अवेलेबल हैं, आपको बस ये देखना है, आपको चीज़ों को जुडिशियस वे में यूज़ करना है। आपको, वो कहते हैं ना, साइंस इज़ अ बून, ब्लेसिंग भी है, तो अभिशाप और वरदान दोनों हैं। तो हमें चीज़ों का किस तरीके से ऑप्टिमम यूज़ करना है, हमने ये देख, इतना ऑनलाइन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, करंट अफेयर है, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, जैसे आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, हम जैसे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, तो उनके व्यूज़ को जान के आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या बुक स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना चाहिए, और बाकी हमें करंट अफेयर और एजुकेशनल सब मटेरियल आजकल है। ओके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे आपको पता है कि हमारा इस टॉपर सीरीज़ का यही मकसद है कि किसी भी टॉपर्स की लाइफ से सीखें और उन चीज़ों को सीख के हम इम्प्लीमेंट करें। किसी भी टॉपर्स को हमें कॉपी नहीं करना है। आपकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी वीकनेस अलग है, मेरी वीकनेस अलग है। मैम से जो भी चीज़ सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपर्स के साथ।